आदरणीय मंच पर उपस्थित डॉक्टर विवेक सिंह, डॉक्टर मयंक भार्गव, डॉक्टर विंध्याचल यादव और सभागार में उपस्थित अत्यंत ही प्रिय आदरणीय दोस्तों, तो राजीव ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। मुझको देखने और सुनने के लिए कोई व्यग्र नहीं रहा। मैं इस आयोजन में आमंत्रित करने के लिए अपने प्रिय डॉक्टर अमित कुमार पांडे और कविता शंकर के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य पर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। सभागार में श्रोता भी अब संतोषजनक उपस्थिति के साथ दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियाँ काफ़ी संख्या में खाली दिखाई दे रही हैं और मैं तो कहता हूँ कि जब दीवालों के कान होते हैं तो कुर्सियों के भी जरूर कान होंगे। उपस्थिति को लेकर मेरे मन में कभी, मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम लोग जब मैं बोलूँ तो रहें, लेकिन आप लोग हैं, कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा। वैसे अध्यक्षता एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ इसलिए है कि अध्यक्ष के पहले वक्ता वे सारी बातें बोल चुके होते हैं जो अध्यक्ष को ही बोलना होता है। विंध्याचल यादव ने शुरुआत की प्रसाद जी की कहानियों से और मयंक भार्गव ने तो तितली उपन्यास की वो सारी बातें कह डाली जो मैं नोट करके आया। डॉक्टर विवेक सिंह ने कुछ नए सिरे से प्रसाद जी की कहानियों पर विचार करने का आग्रह किया है। तो नए सिरे से विचार जो मौलिक होते हैं, विचारक होते हैं, उनमें क्षमता होती है कि इसमें क्या नया खोजा जाए। लेकिन राजीव जैसे अपने संचालन में कह रहे थे कि प्रसाद जी के कथा साहित्य पर कम ध्यान दिया गया है। मेरी समझ से ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह पाठ्यक्रम में प्रेमचंद है, गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी है, उसी तरह शायद हर विश्वविद्यालय, हर डिग्री कॉलेज, हर शिक्षण संस्थान, यानी हाई स्कूल से लेकर और उच्च शिक्षा तक जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। मित्रों, यह बनारस है और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बनारस पर आधारित गुंडा कहानी की क्यों नहीं चर्चा की। प्रसाद जी की बहुत मशहूर कहानी है गुंडा, और छायावादी भाषा की दृष्टि से देखें तो अपनी कहानी का शीर्षक, कहानी का नाम गुंडा देना ये साधारण साहस का काम नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक उसी समय में गए, कहानी के शीर्षक का नाम दिया है गुंडा। मैं समझता हूं कि आज भी अगर कोई कहानीकार लिखे, खूब यथार्थवादी हो, लेकिन अपनी कहानी का नाम गुंडा या बदमाश नहीं दे सकता है। प्रसाद जी ने वो साहस दिखाया और मैं तो गुंडा कहानी को गुलेरी जी की उसने कहा था के साथ जोड़कर देखने का पक्षधर हूँ। जैसे उसने कहा था में युद्ध और प्रेम दोनों हैं, उसी तरह गुंडा कहानी में भी युद्ध और प्रेम दोनों हैं। वो
विंध्याचल जी ने पता नहीं कैसे कह दिया कि प्रसाद जी के पात्र जो है अधिकतर आत्महत्या करते हैं। कौन पात्र? गुंडा ननकू सिंह, यानी बनारस का, काशी का गुंडा होते हुए कितना बड़ा आदर्श प्रस्तुत करता है। उसकी चर्चा हम लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा करते हैं कि उसने बोधी सिंह के बेटे की बारात को अपने क्षेत्र में लेकर और पूरी बारात का जो कुछ भी रस्म रिवाज है उसने पूरा किया। बोधी सिंह डर के मारे नहीं आए। उन्होंने कहा कि जब ननकू सिंह है तो मेरे जाने की क्या जरूरत है। हम लोग गुंडा कहानी की चर्चा इसी संदर्भ में करते हैं, लेकिन ननकू सिंह के प्रेम पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ननकू सिंह जो है वो पन्ना से प्रेम करता है, और वो पन्ना सवर्ण नहीं है, गैर सवर्ण है वो पन्ना। लेकिन काशी के राजा ने ननकू सिंह की उस सुंदर प्रेमिका का अपहरण करके और अपने दरबार में रख लिया था, रानी बना लिया था। और जब ननकू सिंह को पता चलता है कि पन्ना और उसके बेटे चेत सिंह का जीवन खतरे में है, तब ननकू सिंह अपने दल बल के साथ चले आते हैं। उस जगह में चले आते हैं जहां अंग्रेजों के फौज की एक टुकड़ी ने चेत सिंह और पन्ना को गिरफ्तार करने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ननकू सिंह अपने लोगों के साथ उस किले के दरवाजे पर संघर्ष करता है, और तब तक संघर्ष करता है जब तक कि पन्ना और चेत सिंह नीचे जो नौका, छोटी नौका खड़ी है, उस नौका में सवार होकर गंगा के उस पार नहीं, यानी सुरक्षित नहीं चले जाते। तब तक वो संघर्ष करता है और अंततः उसको कई गोलियां लगती हैं और गोली खाकर वो वहां पर अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ये ननकू सिंह का, प्रसाद के गुंडा का ये प्रेम है। और प्रसाद जी अंत में लिखते हैं, यह काशी का गुंडा था। आज जो काशी में गुंडे अपने को कहलाने में ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए कि काशी का गुंडा कैसा होता है। प्रसाद जी कहते हैं यह काशी का गुंडा था। और दुलारी एक वेश्या है। पन्ना को संदेह होता है, पन्ना जानती है कि वो तो ननकू सिंह मुझको प्रेम करता है, लेकिन दुलारी के साथ बातें क्या क्यों ज्यादा करता है। वो पूछ देती है पन्ना कि क्या ननकू सिंह तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं, आकर क्या करते हैं। वो कहती है कि हमारे दरवाजे पर आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है कि सिर्फ बात करते हैं। इसके अलावा तो ये जो मानवीय दुर्बलता है, या जिसे बार बार मयंक भार्गव भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो प्रसाद जी उस भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत उदात्त जो स्वरूप हो सकता है, वो काशी के गुंडे में प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, यथार्थ की और आदर्श की उस जमाने में बहुत चर्चा होती थी, खासकर प्रेमचंद की कहानियों को लेकर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। लेकिन प्रसाद जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक है ये काव्य और कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी शब्दों के प्रयोग के प्रति कितने सावधान हैं, वो बताते हैं कि और का प्रयोग कहाँ होना चाहिए और तथा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। इतना वो, इसलिए उस किताब का नाम उन्होंने रखा है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। यानी काव्य और कला, और कहने से काव्य
काव्य कला की महत्ता स्थापित होती है। तथा अन्य निबंध, और तथा के बाद यानी काव्य और कला के बाद अन्य चीजें हैं। उसमें एक निबंध है यथार्थवाद और छायावाद। और प्रसाद जी लिखते हैं कि यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। जो यह मानते हैं कि केवल गौरव गान ही प्रसाद जी के कथा साहित्य में है, प्रसाद जी कहते हैं यथार्थवाद की विशेषताओं में प्रधान है लघुता की ओर साहित्यिक दृष्टिपात। उसमें संभवतः दुख की प्रधानता और वेदना की अनुभूति आवश्यक है। दुख और वेदना प्रसाद जी के न सिर्फ कथा साहित्य बल्कि पूरे काव्य का मूल तत्व है। ये भी कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य भी प्रसाद जी के साहित्य का मूल तत्व है, मूल आधार है। लेकिन दुख, वेदना, प्रेम, सौंदर्य, इन सबके साथ एक और शब्द हमें जोड़ लेना चाहिए, स्वतंत्रता। जो भी कहानी है या जितने प्रसाद जी के उपन्यास हैं, उन उपन्यासों में प्रसाद जी स्वतंत्रता पर, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, समूह की, समाज की स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। मित्रों, ये आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया ये आकाशदेव पुरस्कार, विराम चिन्ह, मधुआ, ममता, इन कहानियों की चर्चा की। प्रसाद जी की एक और कहानी है सालवती। सालवती, और सालवती के अंत में जो दृश्य आता है कि ये 7 नगर वधुएं हैं। सब कुछ तो ठीक ठाक हो गया, हमारा समाज ठीक हो गया है, लेकिन 7 नगर वधुओं को स्वीकार कौन करेगा, ये समस्या वहां है। और सालवती कहती है कि जब तक हर नगर वधु को समाज स्वीकार नहीं करेगा, सम्मान नहीं देगा, तब तक मैं भी किसी के द्वारा स्वीकृत अपने को नहीं मानूंगी। और 7 नगर वधुओं के नाम के साथ 7 वहां नौजवान तैयार होते हैं और 7 नौजवान 7 नगर वधुओं को स्वीकार करने के लिए साहस दिखाते हैं, ताकत दिखाते हैं। ये प्रसाद जी की कहानियों की, प्रसाद जी के पात्रों की ताकत है। उनके मन में जरा भी समाज की, विंध्याचल जी ने कहा कि सामाजिक संघर्ष बहुत कम मिलता है प्रसाद जी की कहानियों में, ऐसा है नहीं। प्रसाद जी की कहानियों में सामाजिक संघर्ष काफी मात्रा में दिखाई देता है। यह जरूर है कि जो संघर्ष प्रेमचंद ने अपने कथा साहित्य में दे दिया है, वो प्रेमचंद के सामाजिक संघर्ष की तुलना में हमें प्रसाद जी का सामाजिक संघर्ष जो है वह ओझल हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रसाद जी के, आप देखिए, ये कंकाल उपन्यास है प्रसाद जी, और कंकाल उपन्यास में किस प्रकार के पात्र हैं। एक पात्र है निरंजन देव। और निरंजन देव करते क्या है? अच्छा, कंकाल उपन्यास की विशेषता यह है कि भारत के जितने तीर्थ स्थान हैं, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, पूरी कथा जो है कंकाल उपन्यास में इन्हीं तीर्थ स्थानों में घूमती है, इन्हीं तीर्थ स्थानों की कथा है। और इन स्थानों में धर्म का आवरण डालकर मनुष्य की अधोगामी प्रवृत्तियां किस प्रकार क्रीड़ा करती हैं, इनका कलात्मक अंकन कंकाल उपन्यास में दिखाई देता है। ये निरंजन देव करते क्या हैं? जब निरंजन देव देखते हैं वो किशोरी को,
जो बाल सखी है, जो किशोरी को देखते हैं तो कहते हैं कि यह जगत तो मिथ्या ही है। उपदेश देते हैं बड़े बड़े धर्म के, और उपदेश देते हुए कहते हैं यह जगत तो मिथ्या ही है, मनुष्य के सभी कर्म माया है, मनुष्य के सभी कर्म माया है, यही खेल जगत बनाने वाले का है तो मुझे भी खेलना चाहिए। यही खेल जगत बनाने वाले का है कि जगत मिथ्या है, मनुष्य के सभी कर्म माया है, तो इस जगत को बनाने वाले ने जब यही खेल खेला है तो मुझे भी यह खेल इस जगत में खेलना चाहिए। और निरंजन जो है न सिर्फ बाल सखा, बाल सखी, किशोरी, बल्कि एक विधवा स्त्री रामा से भी अपना संबंध स्थापित करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं। तो हमारे तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े महंत किस प्रकार का आचरण करते हैं, उन महंतों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो पता नहीं मयंक भार्गव ने कैसे तितली के उस महंत को छोड़ दिया जो सूदखोर है, जो सूद पर पैसा चलाता है, और उस महंत के यहाँ वो जो कुछ कर्ज लेने के लिए एक वो व्यक्ति जाता है और उसके साथ राजकुमारी भी जाती है, राजकुमारी भी जाती है और वो आदमी भी जाता है, कर्ज लेने के लिए जाता है कि जल्दी ही निपटा देंगे। लेकिन वो महंत कहता है कि जिस घर में तुम रहती हो वह घर तो अब नीलाम होने जा रहा है, किसके भरोसे हम कर्ज दें, हम कर्ज नहीं दे सकते। राजकुमारी गिड़गिड़ाती है कि किसी तरह आप रक्षा कर लीजिए, नहीं तो ये जेल चला जाएगा। उसकी अपने लिए नहीं वो कर्ज मांगती है, जो उसके साथ व्यक्ति गया है उसके लिए राम भरोसा या कुछ इस प्रकार का नाम है, उसके लिए वो कर्ज मांगती है। मैम जी ने कहा ना कि दूसरों की पीड़ा को समझना ये भारतीय संस्कृति है, तो दूसरों की पीड़ा के लिए वो कर्ज मांगने जाती है। और महंत कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी चुकाने के लिए नहीं है, किसके भरोसे कर्ज दूं। और यह भी भारतीय संस्कृति में ही आता है। महंत कहता है कि राजकुमारी तुम अपने को समर्पित करो, तब जितना चाहो मुझसे तुम कर। और किस मंदिर का, बिहारी जी के मंदिर का वो महंत है, बिहारी जी के मंदिर का महंत कहता है कि राजकुमारी तुम अपने को समर्पित कर दो, तब जितना चाहो। और जैसे ही राजकुमारी का हाथ पकड़ता है वो महंत, मधुवन जो है वह सारी बातें देख सुन रहा है और आकर उसका गर्दन मरोड़ देता है। और गर्दन इस रूप में मरोड़ देता है, उसे लगता है कि अब तो वह मर ही गया होगा, लेकिन वो मरता नहीं है, जल्दी मरने वाला वो महंत नहीं है। और मधुबन जो है इस आशंका में कि उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, वो भाग जाता है और फिर चुनार जाता है। चुनार के बाद फिर वहाँ कुछ कलकत्ते भागता है, कुछ सजा वगैरह भी पाता है। ये मधुबन, ये तितली का जो प्रेमी है, शादी भी हुई है। और मित्रों, प्रसाद जी ने इसी कंकाल उपन्यास में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। कई प्रकार के उपदेश इस उपन्यास में है, लेकिन प्रसाद जी ने बनारस में रहकर यह साहस दिखाया है। लिखते हैं कि सीता निर्वासन एक इतिहास विस्तृत महान सामाजिक अत्याचार है। कंकाल उपन्यास में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं सीता निर्वासन एक इतिहास विस्तृत
महान सामाजिक अत्याचार है। अपनी दुर्बल संगिनी स्त्रियों पर प्रत्येक जाति ने अत्याचार किए हैं। स्त्री की पीड़ा, स्त्री का दर्द जो है वो जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य में या उनकी कविता में जितने व्यापक पैमाने पर, मैं तो ये कहता हूं कि कामायनी में प्रसाद जी की जो स्त्री दया माया ममतालु आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ खुला है आज तुम्हारे पास, या नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर सबतल में। तो प्रसाद जी की कामायनी में या अन्य कविताओं में जो नारी है, तो प्रसाद जी के काव्य में जो नारी है कथा साहित्य में आकर वह स्त्री बन गई। फर्क करना चाहिए हमें नारी, स्त्री और औरत। नारी, स्त्री और नारी, स्त्री, पत्नी, औरत। हम कहेंगे कि अमुक हमारी पत्नी है, लेकिन मजदूर रिक्शा वाला कहेगा कि यह मेरी स्त्री है या यह मेरी औरत है। तो नारी, पत्नी, स्त्री और औरत पर्यायवाची के लिए तो आसान है, लेकिन पर्यायवाची के बावजूद किस प्रकार का ये अर्थ देते हैं, उन अर्थों पर भी हमें गौर करना चाहिए। मित्रों, ये निरंजन जो है, निरंजन का मैंने बताया है कि किस प्रकार से किशोरी और एक विधवा स्त्री रामा के साथ वो करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वो व्याख्यान भी देते हैं। कहते हैं कि भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बंधन में जकड़कर कष्ट पा रहा है। जब वो प्रवचन देते हैं तो प्रवचन में कि भारतवर्ष आज वर्णों और जातियों के बंधन में जकड़कर कष्ट पा रहा है और दूसरों को कष्ट दे रहा है। हमारे यहाँ इसका भीषण रूप है। इस तरफ भी प्रसाद जी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी हमारी भारतीय संस्कृति में सिर्फ गुड गुड, अच्छा अच्छा ही नहीं है। भारतीय संस्कृति की जितनी कठोर आलोचना जयशंकर प्रसाद करते हैं, ठीक उसी प्रकार की कठोर आलोचना उस समय के प्रेमचंद कथाकार, उस समय के प्रेमचंद भी करते हैं। दोनों भारतीय संस्कृति की आलोचना समान स्वर के साथ, समान ऊर्जा के साथ करते हैं। तो हमारे यहाँ इसका भीषण रूप है। वर्णों और जातियों के बंधन में जो हम जकड़े हुए हैं, यह महत्व का संस्कार अधिक दिनों तक प्रभुत्व भोग कर खोखला हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी छूछी महत्ता पर इतराता हुआ दूसरे को नीचा, अपने से छोटा समझता है, जिससे सामाजिक विषमता का विषमय प्रभाव फैल रहा है। तो सामाजिक विषमता, ये तो कामायनी में भी कहते हैं, विषमता की पीड़ा से व्यस्त विकल हो, वो वहां पर वो पूरे विश्व की बात करते हैं, विषमता की पीड़ा से होगी। और कथा साहित्य में उस विषमता की पीड़ा का जो चित्रण करते हैं, ये हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। वो मैम जी ने जो कहा, लंदन से लौटी है जो शैला, नाम तो शैला है, तो वो लंदन से लौटकर जब भारत के लोगों से, नगर के लोगों से नहीं, गांव के लोगों से, जब गांव के लोगों के संपर्क में आती है, वो कहती है कि मुझे तो गांव के लोगों के पास जीवन का सच्चा स्वरूप मिलता है। जयशंकर प्रसाद भी नगर बोध के नहीं, बल्कि
ग्राम बोध के लेखक हैं अपने कथा साहित्य में। मुझे तो गांव के लोगों के पास जीवन का सच्चा स्वरूप मिलता है, जिसमें ठोस मेहनत, अटूट विश्वास और संतोष से भरी शांति हस्ती बोलती है। ये प्रसाद जी की भाषा है, जिसमें ठोस मेहनत, अटूट विश्वास और संतोष से भरी शांति। ये आज के हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, संतोष से भरी शांति। हमें संतोष नहीं है। बड़े बड़े राजनेताओं को जब अपने पोस्टर और फोटो से संतोष नहीं है, तो हम लोगों को कैसे संतोष हो सकता है? हम लोग तो लघुता में जीने वाले व्यक्ति हैं, तो संतोष नहीं है। मैं भी देखता हूँ, जहाँ देखिए सेल्फी हो जाए, सेल्फी इतनी सेल्फी हो जाती है, लेकिन हाथ में कुछ आता नहीं। सिर्फ आंखों में वो सेल्फी दिखती है, वो भी कुछ क्षण के लिए दिखती है। अगर फेसबुक की कृपा रही तो कुछ देर तक दिख जाएगी। अगर फेसबुक की कुटिल दृष्टि पड़ी तो भी सेल्फी ज्यादा देर तक। मुझसे कई लोगों ने पूछा, कानपुर गए थे, विवाह का कोई दृश्य नहीं फेसबुक पर दिखा। हमने कहा कि जिन लोगों ने चित्र लिए थे उन लोगों ने अपने अपने मित्रों के यहाँ डाले होंगे। मैंने तो न कोई चित्र लिया, न मुझे वो चित्र डालने आता है। उन्हीं लोगों से पूछिए। नाम भी मैंने अभिषेक उपाध्याय और उमेश जी के, इनके पास ज्यादा चित्र है और अक्षत पांडे के पास ज्यादा चित्र है। इन लोगों से पूछी भी है। तो ये संतोष से भरी शांति आज बहुत जरूरी है। मुझे आश्चर्य होता है, ये प्रियंका ने 2 दिन पहले आयोजन कराया था, लेकिन मैंने देखा कि हमारे हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी आकर जैसे अटेंडेंस दे रहे हैं, उसके बाद फिर तुरंत जाना है। इतनी व्यस्तता बना दी गई है वो प्रशासन के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा। इतनी व्यस्तता बना दी, व्यस्तता में हम डाल दिए गए हैं कि संतोष से भरी शांति का सुख लेने का अवसर अब हमारे पास नहीं रह गया है। प्रसाद जी हमें ये सीख देते हैं कि इस संसार में आप आए हैं, थोड़ा संतोष रखिए, शांति रखिए, तब संतोष से भरी शांति का हंसना बोलना जो है ये आपको मिलेगा। वो भुखमरी का चित्रण मयंक जी ने बहुत यानी बढ़िया तरीके से, बहुत भावुक होकर, खुद भावुक होकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मैं उसको छोड़ रहा हूँ। एक चित्र और है। जब बात आती है कि स्त्रियां रात को साग खोट कर ले आती हैं, उबाल कर खाती हैं और दूसरे तीसरे दिन अन्न में। ये भूखमरी, ये सिर्फ अकाल की स्थिति नहीं है। अकाल के बावजूद हमारे देश में जो भूखमरी की स्थिति है और अंग्रेजों के जमाने में जो भूखमरी की स्थिति है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज भूखमरी की स्थिति नहीं है। आज भी भूखमरी की स्थिति है, लेकिन जहां वह स्थिति है, जहां अन्न का अभाव है, जल का अभाव है, शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है, वहां आज भी अगर हम जाकर तो कहते हैं कि ज्यादा आप जो गौर करते हैं, प्रतिदिन अगर सुबह किसी सरकारी अस्पताल का अगर आप निरीक्षण कर लें तो पता चलेगा कि हम कितना विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं सरकारी अस्पताल का। तो आज भी वो स्थितियां हैं, लेकिन उन स्थितियों को हमारे सामने लाया नहीं जा रहा है। आप चले जाइए ओबरा में, आप चले जाइए चोपन में या डाला में, यानी 5-5, 6-6 किलोमीटर से पानी
आती है, पुरुष नहीं आता है, स्त्रियां लेकर आती हैं। एक बार मुझे मौका मिला, वो लकड़ी का बोझ लेकर एक आदमी आया और उसने कहा कि ये खरीद लीजिए। हमने कहा कितने में दोगे? 2 रुपए में देंगे। ये मैं 15-20 साल पहले की बात, 2 रुपए में। उसने कहा कि पानी पियोगे? उसने कहा कि जी सर पानी पिएंगे। मैं चीनी देना चाहता था और उसका गमछा इतना बुरी तरह फटा हुआ था कि उस चीनी को भी अपने गमछे में वह बांध सकने की स्थिति में नहीं था। ये हमारे देश की गरीबी का चित्र है। तो मित्रों, अगर आप भारत के प्रति, देश के प्रति अगर आप गर्व करते हैं, अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि प्रसाद जी के कथा साहित्य में राष्ट्र पर ज्यादा बल दिया गया है। तो राष्ट्र जो है, आप लोग जानते ही हैं कि केवल भारत की सीमाएं राष्ट्र नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है, अगर आप ठीक से जाने तब जाकर पता चलेगा कि असली राष्ट्र क्या है और किस राष्ट्र पर हमें गर्व करना चाहिए। तो असली राष्ट्र जो है वो भारत में रहने वाले। क्या वजह है कि आप चले जाइए, अगर कोई भी परीक्षा होती है तो ट्रेन में, लोग तो विंध्याचल यादव के साथ कैंट स्टेशन गए थे, हम लोग सीढ़ियां चढ़ प्लेटफार्म पर, हम लोग प्लेटफार्म से ट्रेन तक जाने की स्थिति में नहीं थे। कैसे जाए? यानी जो परीक्षा बलिया और गाजीपुर के लड़कों को बुला बुला कर आप बनारस और इलाहाबाद कराते हैं, बलिया में क्यों नहीं कराते थे? आपकी क्या व्यवस्था है? इस प्रकार की तो दुर्व्यवस्था नहीं होती। विकास का मतलब यह होना चाहिए कि हम जहाँ हैं हमारे जिले में, उसकी आप परीक्षा कराइए, कोई भी ट्रेन की समस्या नहीं होगी, ना आवाजाही की समस्या होगी। लेकिन वो एक्सप्रेस वे पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां ही दौड़ेंगी। मैं तो अब देख रहा हूं कि बनारस शहर से रिक्शे वाले नहीं दिखाई दे रहे। ये ऐसा नहीं है कि विकास के कारण नहीं दिखाई दे रहे हैं, रिक्शे वाले को अपना रिक्शा चलाने भर की जगह अब नहीं रह गई है हमारे बनारस में। यह स्थिति है, और वो कहाँ गए होंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मित्रों, बहुत सी बातें हुई, ये मैं आप लोगों को ये जो कंकाल उपन्यास में ही एक घंटी, प्रसाद जी की जो नायिकाएं हैं, चाहे घंटी हो चाहे तितली हो, वो प्रेम करने के अपने अधिकार को नहीं छोड़ती है। घंटी कहती है कि हिंदू स्त्रियों का समाज ही कैसा है, उसमें कुछ अधिकार हो तब तो कुछ सोचना विचारना चाहिए। प्यार कर लेने का जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है वह मैं नहीं छोड़ सकती। प्रसाद जी का ज्यादा से ज्यादा बल है वह स्त्री की पराधीनता से मुक्ति। और स्त्री की पराधीनता सिर्फ ये पुरुष से ही नहीं है, बल्कि जितने सामाजिक बंधन हैं, जितनी रूढ़ियां हैं, जितने अंधविश्वास हैं, उन सभी रूढ़ियों, अंधविश्वासों, जाति, वर्ण, धर्म, सबसे स्त्री की मुक्ति चाहते हैं। और दुखी होकर कंकाल से ही यमुना कहती है, कोई समाज स्त्रियों का नहीं है बहन, कोई समाज स्त्रियों का नहीं है बहन, सब पुरुषों के हैं, सब हृदय को कुचलने वाले क्रूर हैं, सब हृदय को कुचलने वाले क्रूर हैं। फिर भी मैं समझती हूँ स्त्रियों का एक धर्म है, और वह है आघात सहने की क्षमता रखना। स्त्रियों का एक धर्म है आघात सहने की क्षमता रखना। तो आघात सहने की इस क्षमता को कब तक स्त्रियां बर्दाश्त करेंगी, कब तक वो आघात सहती रहेंगी? ये प्रसाद जी ये चाहते हैं कि ये आघात सहने की जो क्षमता है वह सिर्फ स्त्रियों में नहीं बल्कि पुरुषों में भी, बल्कि हम तो ऐसा समाज चाहते हैं
जिसमें स्त्रियों पर कोई चोट ही न आए, किसी भी प्रकार का आघात स्त्री जाति पर न आए। हम इस प्रकार के, या बल्कि जयशंकर प्रसाद इस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि स्त्री समाज पर किसी भी प्रकार का कोई आघात न हो। आप देखेंगे इस सामाजिक संघर्ष की बात ये विंध्याचल जी ने की। तितली उपन्यास में वो सामाजिक संघर्ष, आप उसे कह सकते हैं कि सत्ता के विरुद्ध संघर्ष, और उस सत्ता के पक्ष में तहसीलदार है, इंस्पेक्टर है, महंत है, बड़े बड़े जमींदार हैं। उस सत्ता के विरुद्ध, उस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने वाले तितली है, मधुबन है, और तितली और मधुबन, उसमें शैला भी सहयोग करती है, गांव के लोगों का सहयोग। इंद्रदेव भी उसमें सहयोग करता है, भले ही वो लंदन से लौटा हुआ है, लेकिन इंद्रदेव भी उसमें सहयोग करता है। आमने सामने जबरदस्त संघर्ष होता है, और इतना बड़ा संघर्ष होता है जिसमें कि जो सताया जाने वाला जो पक्ष है, उसके पक्ष के कई लोग घायल होते हैं, जेल जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, और उस मुकदमे में जो वकील की जरूरत होती है, तो इंद्रदेव जो है वो बैरिस्टरी करके आया है लंदन से। इंद्रदेव कहता है कि मैं इन लोगों की वकालत बिना किसी फीस के करूंगा, इनकी लड़ाई मैं बिना फीस के लड़ूंगा। तो इंद्रदेव जैसा लंदन से लौटे हुए युवक को जयशंकर प्रसाद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अगर आपके मन में दीन दुखियों के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति हो, और वो तितली कैसी है, किसको वो परिवार बनाती है अपना, और तितली के परिवार में सिर्फ उसका पति मधुबन नहीं है, सिर्फ उसका बेटा मोहन नहीं है, तितली के परिवार में मधुबन भी है, मोहन भी है, और जितनी सताई गई जातियां हैं, यहाँ तक कि अनाथ बच्चे हैं। और वो प्रसाद जी लिखते हैं तितली के लिए कि उन वेश्याओं के लड़के लड़कियां तितली के स्कूल में पढ़ते हैं जिन वेश्याओं ने अपने लड़के और लड़कियों को अपना लड़का और लड़की कहने से और उन्हें स्पर्श करने से इनकार कर दिया है। यानी जिन माताओं ने अपने लड़के और लड़की को अपना लड़का और अपना लड़की कहने से इनकार कर दिया है, उनका स्पर्श करने से इनकार कर दिया है, तितली एक ऐसी बड़ी नायिका है, महानायिका है कि इन सबको बटोर कर वो कहती है कि हमारे परिवार के ये सभी सदस्य हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम करती है, उनके सबसे ज्यादा ध्यान प्रसाद जी शिक्षा पर देते हैं। वो तितली उपन्यास में भी तितली जो है वो पाठशाला खोलती है, पाठशाला, और कंकाल उपन्यास में भी ये गाला जो है और उसका प्रेमी, ये दोनों एक पाठशाला खोलते हैं। तो ये शिक्षा की कितनी आवश्यकता है जयशंकर प्रसाद अपने कथा साहित्य में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बस अंतिम बात जो है मैं कहता हूँ कि प्रसाद जी के कुछ बड़े दिलचस्प प्रयोग है, सुक्तियां बहुत मिलती हैं जयशंकर नाटकों में भी और कहानियों और उपन्यासों में। प्रसाद जी लिखते हैं कि नारी जाति का निर्माण विधाता की झुंझलाहट है। ये साधारण वाक्य नहीं है। नारी यानी विधाता जो है, जैसे अपने मन से यानी आनंद और सुख से नारी जाति का निर्माण नहीं करता है। नारी जाति का निर्माण विधाता की झुंझलाहट है। फिर कहते हैं कि स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। कहते हैं कि पुरुषों का यह साधारण व्यवसाय है स्त्रियों पर आक्रमण करना। पुरुषों का यह साधारण व्यवसाय है
स्त्रियों पर आक्रमण करना। फिर कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का, जैसे सुहावनी खीज, सुहावनी खीज, रसीली चांदनी, चिंगारियों का नाचना, धवल आनंद। एक जगह लिखते हैं कि स्वप्न की संध्या, स्वप्न की संध्या दिन को ढुलकाकर रात को बुला रही थी। स्वप्न की संध्या दिन को ढुलकाकर रात को बुला रही थी। एक जगह शैला के लिए लिखते हैं कि शैला का लंबा और ढीला गाउन। शैला उस जमाने में लंबा और ढीला गाउन पहनती थी। आज के जमाने में तो बहुत लोग लंबा और ढीला गाउन देख सकते हैं। शैला का लंबा और ढीला गाउन मधुर पवन से आंदोलित हो रहा था, मधुर पवन से आंदोलित हो रहा था। इस प्रकार के अनेक विशिष्ट प्रयोग, सूक्तिपरक प्रयोग जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य में मिलते हैं। और मैं फिर कहता हूं कि जयशंकर प्रसाद ने कविता की भाषा और अपने गद्य कहानियों, कथा साहित्य की भाषा में बहुत ज्यादा बदलाव किया है, बहुत ज्यादा परिवर्तन मिलता है। उस प्रकार के भी दृश्य मिल जाएंगे जो कविता की भाषा में है, वो कथा भाषा में भी उस प्रकार के दृश्य मिल जाएंगे। लेकिन एक और बात मैं कहता हूं कि कंकाल उपन्यास में, ये बहुत बड़े उपन्यास के आलोचक हैं डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव। उनकी आलोचनात्मक पुस्तक है हिंदी उपन्यास, बहुत पहले के ही, मैं समझता हूँ कि ये सन 1960 के दशक की वो पुस्तक है हिंदी उपन्यास। उसमें वो लिखते हैं कि कंकाल उपन्यास में स्थान का, स्थितियों का इतना ज्यादा जयशंकर प्रसाद प्रयोग करते हैं कि बहुत ज्यादा पाठक को एक उलझन की स्थिति से गुजरना पड़ता है। कौन पात्र कहां पर किससे अचानक मिल जाता है, ये हमको आश्चर्य में डाल देने वाली बात जयशंकर प्रसाद के कथा साहित्य कंकाल उपन्यास में विशेष रूप से मिलती है। अगर उन कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली, उलझन उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी अगर बचते तो तितली उपन्यास की तरह, जैसा तितली का कथा, जैसा तितली का तथ्य आगे बढ़ रहा है और पाठक को जरा भी उसको समझने में दिक्कत नहीं होती है, अगर कंकाल उपन्यास में भी वही कथा शैली जयशंकर प्रसाद ने अपनाई होती तो निश्चित रूप से। एक और बात की बीच बीच में जो कि हमें कुछ व्यवधान उपस्थित करता है उपन्यास को पढ़ने में या समझने में, कि बीच बीच में लंबे लंबे उपदेश परक व्याख्यान कंकाल में भी है, तितली में बहुत कम है, लेकिन कंकाल में बहुत ज्यादा है। इतने लंबे लंबे व्याख्यान कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ये उसमें प्रस्तुत करते हैं कि उससे ये कथा के सामान्य प्रवाह में थोड़ी बाधा पहुंचती है। मैंने अपना निर्वाह किया अध्यक्षीय वक्तव्य का। विवेक जी से मैं निवेदन करता हूँ, देखिए मैं मुख्य रूप से क्लासरूम टीचर, सभा गोष्ठी वगैरह में बोलने मुझे आता नहीं है, लेकिन लोग बुला लेते हैं तो यह भी मैं चाहता हूँ कि कोई ये न कहे कि एकदम से ये अनबोलता है। तो टूटी फूटी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। फिर से मैं अमित पांडे और कविता जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। राजीव भी उसमें शामिल हैं क्योंकि मुख्य सलाहकार ये तीनों लोग एक दूसरे के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।